Good morning, class first year. So, how are you all? बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 में हैं हम. दिस इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यस, और अभी तक आपने वहाँ पे स्टडी किया किसको? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. यस, और सोल प्रोप्राइटरशिप यू हैव स्टडीड, राइट. अब थर्ड नंबर पे आता है, दिस इज पार्टनरशिप. अगर आप सोल प्रोप्राइटर को देखो कि अ सिंगल पर्सन हु इज ओनली सिंगल पर्सन हु इज इंडिविजुअली जस्ट टू हैंडल एवरीथिंग, means all the liabilities, all the financial crisis, all market risk, and just every situation that is means in the market, है ना. दिस इज द सिंगल पर्सन, अकेला ही व्यक्ति है, और ये एक फैमिली होती ही है, ये भी इन्हीं चीज़ों को देखती है. तो अगर हम इन दोनों का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर की जा सकें, तो उसका एक सॉल्यूशन बन के आता है जिसे कहते हैं पार्टनरशिप. कि आप अकेले काम करते हैं किसमें? एससी में, है ना. एसपी जो सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, अकेला काम करता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ पे एक फैमिली है, उसका ही एसेट है, उसकी ही प्रॉपर्टी है, उसकी ही कैपिटल है, उसके ही डिसीजंस होते हैं कर्ता के, और सबको वो फॉलो करने होते हैं. तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं. प्रॉब्लम ऐसे सभी जगह होती हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन एक और तरीका शुरू करने की कोशिश की गई थी जिसका नाम दिया गया था पार्टनरशिप. ठीक है, आपने वर्ड पहले काफ़ी बार ये सुना होगा कि जब पार्टनरशिप वर्ड को यूज़ किया जाता है तो पार्टनर्स मीन्स पार्ट्स, है ना. आपने एक बिजनेस के पार्ट्स कर दिए हैं. ठीक, अब कोई अकेला नहीं है. ऐसा मानो कि आप क्रिकेट बैट खराब हो गया है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल है उसका था, मगर अब ख़राब हो गया है, तो उसके पेरेंट्स ने डांट दिया कि भाई अब दोबारा अभी नहीं मिलेगा, ये को स्टडी करनी है या जो भी कुछ है. तो टीम ने डिसाइड किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम कलेक्शन करते हैं. क्या करते हैं? कलेक्शन, है ना. थोड़ा आप दीजिए, थोड़ा आप दीजिए, या फिर ऐसा करिए कि जो तीन जो प्लेयर हैं वो बैट ले आएंगे अपने पैसे इकट्ठा करके, है ना. दो जो हैं वो स्टंप ले आए, दो चार लोग मिलके और किट का बाकी सामान ले आए, दो लोग मिलकर पिच का सारा जो मतलब जितना भी मेकअप है वो करना है, उसको सेटल करना है वो कर लें. ऐसे मिलकर 11 से 20 लोगों ने मिलकर एक मतलब जो मान लो कि 15 होंगे अप्रॉक्स, है ना, उन्होंने अपने लिए एक अपना क्लब तैयार रख लिया. सबने पैसे मिलाए, अलग अलग सामान लेके आए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनी, किसी की कोई और सी बनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने काम कर लिया, है ना. अब हम इसी को फाइनेंशियल मैटर्स में लेके आए, बिजनेस के मोटिव से लेके आए, और एक बिजनेस जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाली बात है, प्रॉफिट अर्निंग करने वाली बात है, उस तक लेके आए, तब आप उसको पार्टनरशिप कहते हैं. ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, है ना. वो उस टाइम पे का मतलब इंडियन गवर्नमेंट्स उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, मीन्स इंडियंस नहीं थे, जो फॉरेन से लोग आए हुए थे वही थे, है ना. वो नाम आप सब जानते ही हैं कौन कौन आए थे. 1872 में कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर उसको पार्टनरशिप बनाया गया. बाकी 1932 में आकर उसको डेफिनेशन दिया गया, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अनाउंस किया गया था. तो उसके डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप क्या है, राइट. ये तो क्लियर हो गया कि 2 से 4 लोग मिलकर अपने आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उनका मोटिव बिजनेस करना हो और प्रॉफिट अर्न करना हो, ट्रस्ट बनाना नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना. वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगे, है ना. पार्टनरशिप तभी बोली जाएगी जब वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही एक बिजनेस को स्टेबल कर रहे हों, राइट.
तो अब बात करते हैं जो डेफिनेशंस दी जाती हैं पार्टनरशिप का। 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने जो एक डेफिनेशन दिया था, आप पार्टनरशिप का वर्ड का मीनिंग क्लियरली समझ सकते हैं वैसे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट या फिर फेथ इसको कहा जा सकता है। एंड द डेफिनेशन वाज that was given in that time, partnership is a relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Is it done? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किसका? पर्सन का, जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक रिलेशन है, जो एग्री होते हैं कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे बिजनेस के। ठीक है, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर। अब बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने वाली बात आगे नेक्स्ट स्टेप की है, क्योंकि पहले तो कैपिटल बनाने की बात होती है। यस और नो? आपने अभी तक दोनों उस जो फॉर्म्स पढ़े हैं बिजनेस के, उसमें कैपिटल की बात सुनी है। तो ये कैपिटल आती है, उसके बाद ही पार्टनरशिप स्टार्ट होती है ना? मतलब वो पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, कोई भी हैं, वो कैपिटल लाते हैं, तब वो कलेक्शन होता है, तब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, और उसके बाद ही वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री कर जाते हैं। इज इट डन? तो ये मतलब है पार्टनरशिप क्या होती है। एक और डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, चलो आगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है 1872 में, जिसके अभी बात कर रहे थे। ये काफ़ी क्लियर लिखते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, यस, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन विच सबसिस्ट बिटवीन द पर्सन who have agreed to combine their property, अपनी प्रॉपर्टी को कंबाइन करने के लिए तैयार हैं, लेबर, अपने लेबर को, राइट, एंड स्किल्स। यही तीन चीजें लगती हैं किसी एक बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। जो कुछ लोग, दो से ज्यादा लोग, मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी को, अपने लेबर को, अपने स्किल्स को कंबाइन करने के लिए तैयार हैं इन सम बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम बिटवीन दैम, राइट। जो भी कुछ उनके बीच में होंगे वो प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए तैयार हैं, तब ऐसी कंडीशन को पार्टनरशिप कहा जाएगा। इज इट डन? ठीक है, प्रॉपर्टी मिलाने का मतलब वो कैपिटल ले आए, वो किसी के पास लैंड है, किसी के पास कैश में है, किसी के पास बैंक में है, कोई गुडविल अच्छी रखता है, बहुत अच्छी गुडविल है उसकी मार्केट में, तो उसको लोन अच्छे से मिल जाएगा बैंक से, है ना। उस पर ट्रस्ट है बैंक का, वो बहुत पुराना एक कस्टमर बना हुआ है, बैंक से डीलिंग्स करता रहता है। तो कुछ भी वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से अपनी, अब प्रॉपर्टी कैश में कह दीजिए, बैंक में कह दीजिए, लैंड में कह दीजिए, मशीनरी में कह दीजिए, किसी भी तरीके से आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व होने को तैयार हो, है ना, वो एसेट बन जाएगी, राइट। तो कंबाइन करने के लिए तैयार है प्रॉपर्टी अपनी, लेबर, अब जब वो काम करेंगे तो लेबर तो करनी ही होगी, है ना। वो लेबर में समझ लो कि कोई लेबर लेके आएगा, मतलब कि जो एम्प्लॉयज को लेने के लिए, नो, वो एफर्ट्स करने के लिए तैयार है ना, पैसा लगाएंगे और मेहनत करने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं साथ में, ठीक है, लेबर करने को तैयार हैं, या फिर स्किल्स को मिलाते हैं अपने, ठीक, अपने स्किल्स हैं वो टीम तैयार करवाते हैं, कुछ अच्छे और एम्प्लॉयज रखते हैं, ऊपर वही रहेंगे, डिसीजन मेकर वही रहेंगे, पार्टनर्स, ठीक है, उसके नीचे एक बहुत बड़ी टीम काम करेगी, जो उनके एम्प्लॉयज होंगे, उनको अलग अलग डेजिग्नेशंस दिए जाएंगे, अलग अलग पोस्ट दी जाएंगी, वो इन पार्टनर्स के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तब इस कंडीशन को पार्टनरशिप कहा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? मीन्स एक ऐसा रिलेशन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार हैं बिजनेस के, अपनी एसेट्स लगाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, अपने स्किल्स लगाने को तैयार हैं, ताकि वो साथ में प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है।
मतलब एक सिंपल सी बात सोच के देखो कि एक अकेला व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि मेरे पास बिजनेस क्वालिटी है, मेरा माइंड बिजनेस माइंड है और प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम पड़ रही है, मुझे पैसा और चाहिए लगाने को, तो वो लोगों को इंड्यूस करे, अपने दो और दोस्तों को कर ले, अपने रिलेटिव्स को कर ले, किसी को भी करे, इंड्यूस कर ले कि ठीक है आप आइए मेरे साथ और बिजनेस करते हैं। ठीक, आप थोड़ा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो 2 या 4 लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं और वो कंबाइन मनी उस बिजनेस में लगती है और बिजनेस शुरू हो जाता है। राइट, लाइसेंस उनको पार्टनरशिप का ही लेना होता है ना। इसके जितने और जो फीचर्स हैं उनमें आप एक एक करके अभी हम पढ़ते हैं, तो इसकी धीरे धीरे इसके जितने भी लेयर्स हैं वो खुलते चले जाएंगे कि पार्टनरशिप किस तरह से काम करती है। पहले तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हो और अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करें और प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एज पर दियर कन्वीनियंट वे, है ना, तैयार हूं, तो ऐसे बिजनेस फॉर्म को पार्टनरशिप कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, प्रॉफिट के लिए कन्वीनियंट पे इसलिए बोला है क्योंकि ये डिसाइड करेंगे वही पार्टनर्स कि प्रॉफिट किस रेशो पर शेयर किया जाएगा। इट विल बी इक्वल, इट विल बी ऑन देयर कैपिटल, और या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा कि इन हैंड कितना प्रॉफिट मिलना है या फिर रिजर्व्स में बैंक्स में कितना चला जाना है प्रॉफिट, या फिर वो एफडीज करा देते होंगे। कुछ भी कराएं, वो उनके बीच का डिसीजन होगा, वो किस तरह से प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं। अभी अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर में हैं तो ये टॉपिक अभी आपको सिर्फ थियोरेटिकल वे में मिलने वाला है, पार्टनरशिप, और इसका एक पोर्शन ही है ये। क्लास 12th में आपके पास पूरी बुक होगी जिसमें आप पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी अकाउंटेंसी होती है, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उनको पढ़ते हैं। वो पूरी बुक जो है अप्रॉक्स 30 मार्क्स के लिए 35 मार्क्स के लिए डील करती है आपके साथ। राइट, आप इसके बाद इसके फीचर्स पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राइट, सो बिफोर द फीचर द अदर राइटर्स से समथिंग, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं इनको। डेफिनेशंस ये पार्टनरशिप की अलग अलग, है ना। 2 or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of the business, or partnership has 2 or more members, each of whom is responsible for the partnership, which each of the partner may bind others for debts of the partnership, or a partnership or a firm, as it is often called, is then a group of men who have joined capital or services for prosecuting of some enterprises. राइट, डेफिनेशन है, आप यहाँ से नोट कर लेना इनको अच्छे से। राइट, अब आते हैं इनके फीचर्स की तरफ। राइट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, अब फीचर है तो सब पहले नंबर पे जो है इसका फॉर्मेशन ही आएगा। फॉर्म कैसे होगी पार्टनरशिप, है ना। अब क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है तो उसके अंडर में आपको यहाँ से लाइसेंस लेना, माने यहाँ पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जिसमें आप मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल अपना और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जो रेसिडेंशियल हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं उनको आप रजिस्टर्ड कराते हैं। एक नेम होता है आपकी फर्म का, लोगो होता है, ट्रेडमार्क होता है।
ठीक है, आपके ट्रांजेक्शन्स के वेज हो सकते हैं, पार्टनर्स की फुल इंफॉर्मेशन होती है, तब आप एक तरीके से एक पार्टनरशिप को फॉर्म कर पाते हैं, राइट। एक लीगल एंटिटी बन जाने में मीन्स एक बिजनेस के लीगल एंटिटी बन जाने के लिए उसका लाइसेंस्ड होना ज़रूरी होता है। लाइसेंस्ड है तभी वो एक लीगल एंटिटी होता है। इज इट डन? सो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट, राइट, wherein the term and condition govern the relationship among the partners, sharing of profits and losses, and the manner of conducting the business are specified, right. It may point out that business so the formation means it is governed by the Indian Partnership Act 1932, right. कोई भी दो लोग हों वो आपस में अपने जो प्रॉपर्टीज हैं उसको शेयर करें और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर दें, फिर उस प्रॉफिट्स और शेयर लॉसेस को शेयर करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, मीन्स वो उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक रिटन डॉक्यूमेंट का होना मीन्स जब दो पार्टनर हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो रिटन डॉक्यूमेंट को वो रखें, ये एक एडवाइजेबल है। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप ओरल एग्रीमेंट पे भी कह रहे हैं कि ठीक है हम कल से पार्टनर्स होंगे और हमारी प्रॉपर्टीज़ और हमारे ये बिजनेस है, हम इसमें जो है जिस भी रेशो पे रहें वो या इक्वल रहें, डजेंट मैटर, वो पार्टनर हो सकते हैं। तो इस तरह से उनकी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है ओरली। लेकिन फ्यूचर डिस्प्यूट्स से बचने के लिए अगर आपको आगे आने वाले प्रॉब्लम में आगे आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम लग रही है कि कोई पर्सन कोई ऐसे फ्रॉड्स ना हो जाएं या फिर प्रॉफिट में कोई मैल प्रैक्टिसेस ऐसी कोई फॉलो ना कर ले, है ना, कोई फ्रॉड ना हो, सबको शेयर जैसा मिलता आया है वैसे ही मिलता रहे, तो उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लेना, एक रिटन एग्रीमेंट बना लेना काफ़ी एडवाइजेबल है, वो लॉफुल भी है और होना भी चाहिए, है ना। तो इस तरह से पार्टनरशिप फॉर्म होगी, राइट। और दूसरे तरीके से अब और अगर हम ये देखें तो एक और बात यहाँ पे मतलब जो याद करने वाली है वो ये है, जिसके बारे में अभी भी बात हुई थी, पार्टनरशिप बिजनेस होना चाहिए फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। यस, पार्टनरशिप शुड बी अ बिजनेस फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा, उसको पार्टनरशिप ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आप पार्टनर्स कोई आप देखते हैं किसी को या आप कहते हैं तो पार्टनर्स हैं लेकिन वो बिजनेस से अर्न नहीं करते हैं, वो उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, उनका मोटिव चैरिटेबल है, वो ट्रस्ट है एक, वो सोसाइटी की सर्विस करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट अर्न नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर, तब वो बिजनेस नहीं कहे जाएंगे, वो पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी। पार्टनरशिप उसी कंडीशन में होगी जब वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं। इज इट डन? दूसरा नंबर आता है लायबिलिटीज का। अब क्योंकि ये पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स की लायबिलिटीज जो हैं यहाँ पर अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड वर्ड ये आप पहले भी दोनों फीचर्स में सुन चुके हैं, आगे जो आपने सोल प्रोप्राइटर के लिए भी सुना और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी। तो वहाँ पर क्या था, लायबिलिटीज़ का फीचर अलग अलग है सबके लिए। यहाँ पे पार्टनरशिप में लायबिलिटी का फीचर जो है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि आप पार्टनर्स आपस में बिजनेस करने वाले आपस में अपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को शेयर किया है, अपने स्किल्स को शेयर किया है, आप आने वाले प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हैं, लॉसेस को शेयर करने वाले हैं। तो आपकी प्रॉपर्टीज़ अनलिमिटेड अगर नहीं रहेंगी
तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों आ सकती है? सपोज करिए एक पार्टनरशिप, ये 3 लोग हैं, मान लीजिए ये 3 लोग हैं जो पार्टनरशिप कर रहे हैं और उनके टोटल जो एसेट्स हैं वो 3 लाख रुपीस की हैं, छोटा सा बिजनेस है, ठीक है। लेकिन जो क्लेम्स क्रेडिटर्स कर रहे हैं वो अब 3,50,000 रुपीस के हैं, राइट। तो टोटल जो बिजनेस है वो 3 लाख रुपीस का है, पार्टनर्स का है, ठीक है। हमारी लाइबिलिटीज लिमिटेड हैं, तो जितना जितना बिजनेस में है वो सब दे दिया जाए। तो 50,000 रुपीज जो बच जाएगा, मान लो 3 लाख रुपया दे दिया है, तो 50,000 रुपीज जो बच जाएगा वो कौन देगा? बताइए आप। आपका बिजनेस था, आप लोन लेते चले गए, आप क्रेडिट पे सामान उठाते चले गए, आपने अपने डैप, जो आपके डैप्स थे वो इतने ज़्यादा इंक्रीज कर लिए कि अब आप उन्हें चुका नहीं पा रहे हैं, और पूरा बिजनेस को बेचने के बाद भी, पूरा बिजनेस को ख़त्म करने के बाद भी वो पैसा पूरा नहीं हो रहा है, तो अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ये जो जितना भी हम ये कॉमर्स में देखते हैं ना, ये जो चीज़ें आती हैं हमारे सामने बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंट्स में, ये किसी पर्सन ने, किसी स्कॉलर ने बैठकर नहीं लिखी हैं कभी। हमारा ऐसा कोई जो है वो इतना बड़ा स्कॉलर कोई हो ही नहीं पाएगा शायद। ये कंडीशंस आई हैं सामने, जो या तो जो जितनी भी कमर्शियल जो सोसाइटीज़ थी, जो लॉज बनाती थी, या जिन्होंने जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही थी, या फिर जो कोर्ट्स थे, ठीक है, उनके सामने ये कंडीशंस आई। शायद ये कंडीशन जो अभी मेरे दिमाग में आई कि 3 पार्टनर हैं और 3 लाख का बिजनेस है, 3.5 का जो है उनका क्रेडिट हो गया, तो उधार 3.5 का हो गया, है ना, ज़्यादा का हो गया, तो उन्होंने क्या किया होगा? तो कोर्ट के सामने शायद ये कंडीशन आई होगी, तो कोर्ट ने कह दिया होगा आप पार्टनर हैं, आप जाने, आप ही देंगे, आप जैसे 3 लाख दे रहे हैं वैसे 50,000 भी आपस में डिवाइड करके दीजिए। तो अब आपस में डिवाइड करने का मतलब, ये कंडीशंस आई हैं, जैसे जैसे कंडीशंस आती रही होंगी वैसे वैसे इनके सॉल्यूशंस को सोचा जाता रहा होगा, है ना, वैसे ही लॉज बनते चले गए होंगे। स्कॉलर्स ने अपनी बुक्स में लिख लिया होगा, या उनसे एडवाइजेस ली गई होंगी तो उन्होंने एडवाइजेस दी होंगी उस टाइम पे। तो ये मार्केट कंडीशंस हैं, एक्चुअल कंडीशंस को लॉ फुल तरीके से तैयार करवा दिया गया होगा, है ना। तो ये कंडीशन अभी आपको क्लियर हुई होगी कि लाइबिलिटीज को हम लिमिटेड क्यों नहीं रख सकते, अनलिमिटेड क्यों रखा गया। तो अभी वही 50,000 की बात सोचिए, तो वो पार्टनर्स कहाँ से देंगे? अब अपनी प्रॉपर्टी में से, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से देंगे उनके। अब वो घर से लाएं, अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से पैसा लाएं, या कुछ भी करें, वो पार्टनर्स ही उस पैसे को पूरा करके देने वाले होंगे, क्योंकि उन्हीं का बिजनेस था, वही रिस्पॉन्सिबल भी हैं तीनों, राइट। तो अगर वो बिजनेस से बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं तो उनकी लाइबिलिटी सिंपली क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई। यस और नो? रीपेमेंट जो डेब्ट्स का होगा वो कई बार इनसफिशिएंट पेमेंट्स की वजह से पर्सनल प्रॉपर्टीज के को क्लेम करने पर भी मजबूर कर देता है। यस और नो? वैसे ही सोच के देखो, क्योंकि अगर वो 50,000 की बात सोचो, अगर आप वो पैसा कहाँ से आएगा? अब कौन देगा? वो तीनों पार्टनर ही तो देंगे, उन्होंने तो लिया था, उनके बिजनेस ने लिया था, उनकी पार्टनरशिप ने लिया था, उनके नाम से वो पैसा लिया गया था, उनकी फर्म के नाम से लिया गया था उधार। मान लो उन्होंने बैंक से ही लोन ले रखा हो, 3.5 का हो गया, अब भरते भरते 3 का लिया था, अब बिजनेस जो है वो सिर्फ 3 का है, पूरा का पूरा 3 लाख रुपए उनके पास है, वो सब कुछ बेच के 3 लाख दे सकते हैं, है ना। छोटी सी बात कर रहे हैं, इतना होता नहीं है, 3 लाख रुपए में 3 आदमी काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में तो कमाएंगे क्या। तो इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज बनाई गई है ना। लाइबिलिटीज का जो फीचर रखा गया पार्टनर्स के लिए वो ये डिसाइड हुआ होगा कि भैया अनलिमिटेड है, आप अपने घर से भी ला के देंगे। अगर आपको लॉस हो गया है और पार्टनरशिप का या जो बिजनेस है उसका पूरा पैसा ख़त्म हो गया है, तो आप चाहे अपने घर से ला के दें, लेकिन वो पैसा चुक जाना चाहिए, वो पूरा हो जाना चाहिए। आपकी लाइबिलिटीज़, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड रहेंगी। इज इट डन?
तो पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट डेब्ट्स, पर्सनल एसेट्स और पर्सनल प्रॉपर्टी, आपको घर बेचना पड़ जाए, अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाए, वॉट एवर आपको कुछ करना पड़ जाए, आपको वो पैसा वापस करना होता है, ठीक है। लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इज इट डन? दूसरे नंबर पे चलें, जिसको कहते हैं रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग कौन करेगा बियर? बिजनेस करेगा, यस। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम, यस और नो। एक बिजनेस करेगा रन, और उसको चलाने वाले कौन है? पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स ही उस बिजनेस को चला रहे हैं, तो वही रिस्क को भी बियर करने वाले होंगे, राइट। तो रिस्क बियरिंग वो पार्टनर्स ही होते हैं। सो रिस्क बियरिंग कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और जिस रेशो में वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, उसी रेशो में वो रिस्क को भी बियर करने वाले होंगे, और उसी रेशो में वो अपने लॉसेस को भी बियर करते हैं, ठीक है। जितना जितना रिस्क लेंगे उतना ही उनको प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही रिस्क बियरिंग भी कंट्रोल की जाती है, राइट। रिस्क का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया है जब आपने लास्ट वाले टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो रिस्क जो लेना है, ठीक है, तो वो ये सब कंटिन्यू कैसे लेते हैं? अपने ही रेशो में इसको डिवाइड करके लेते हैं। अब ये रेशो कौन सा होता है? कई बार ये ट्रीट किया जाता है या तो इक्वल होता है कि 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, तो वो एक 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 सबके पास इक्वल रहेगा, ठीक है, शेयरिंग जो रहेगी। या फिर जितनी कैपिटल वो लोग लेके आए हैं, कोई 1 लाख लेके आया, कोई 2 लाख लेके आया, कोई 1,75,000 रुपये लेके आया, कोई 2,80,000 रुपये लेके आया, तब इनका एक हम इक्विवेलेंट बनाते हैं, एक रेशो बना देते हैं इक्वल करके। तब उनके रेशो में, उसी रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग, कैपिटल शेयरिंग, रिस्क बियरिंग और आगे के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो अपनी मर्जी से उनको चलाते रहते हैं, राइट। तो ये अभी आप आगे सीखेंगे पूरा ये, इसको जब आप इसकी अकाउंटेंसी करेंगे, जब अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू करेंगे इसके लिए, ठीक है, तो कैसे रेशोज बनते हैं वो आप आगे डिसाइड करेंगे, राइट। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब जब रिस्क बियरिंग हो रही है सबके मिलके, तो डिसीजंस कौन लेगा? इंडिविजुअल कोई एक पार्टनर तो ले नहीं सकता, सभी एक साथ मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही डिसीजंस लेते हैं, राइट। और इसीलिए वो सभी एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। मीन्स डिसीजंस आर जनरली taken with mutual consent. Thus, the activities of a partnership firm are managed through the joint effects of all partners. Control और decision making दोनों mutual understanding पर एक साथ मिलकर ही decision लेकर ही काम किया जाता है। यहाँ पर कोई छोटा या बड़े वाली कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी पार्टनर का मिनिमम शेयर भी है तो वो भी डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, उसको भी उस मीटिंग में आना, बुलाया जाना और उसके डिवाइसेस को सुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे उसने 10% ही उस शेयर उस बिजनेस में है उसका, लेकिन 10% तो है, तो इसलिए वो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। चाहे छोटा सा पार्टनर हो, चाहे बड़े शेयर वाले पार्टनर्स हों, डजंट मैटर, सभी इक्वली काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो है वो सभी के पास में रहेगा, सभी अपने अपने इफेक्ट से, या जैसे जो अभी वर्ड बोला गया था, जॉइंट एफर्ट्स का यूज करके ही काम किया जाता है, राइट। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जब हम एक यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो 2 से ज़्यादा पार्टनर होंगे, ये तो बहुत छोटी सी कंडीशन है, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति अगर है तो वो बिजनेस कर रहा है, तो वो सिंगल ऑनर मीन्स वो सोल प्रोप्राइटर हो गया।
फैमिली कर रही है तो वो फैमिली वाले बिजनेस हो गए। लेकिन यहाँ पे दो से ज़्यादा ही लोग हैं, है ना, तो वो बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। अगर किसी की डेथ होती है, कोई रिटायरमेंट लेता है, इंसॉल्वेंट होता है ना, अगर कोई पार्टनर, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कई बार होता है कि बिजनेस जो है वो एंड अप हो जाता है, मीन्स उसको ख़त्म मान लिया जाता है। ठीक है, अब ये डिसीजन लेना उन पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप को आगे चलाना चाहते हैं या फिर वहीं पर उसको डिसॉल्व करवा देना चाहते हैं। राइट, ठीक है, तो ये उन पर डिपेंड करेगा। मगर अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है, कोई एक पार्टनर चला जाता है, चाहे उसकी डेथ हो, रिटायरमेंट हो, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व ही हो जाएगी, है ना। अब आगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी मर्जी है कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो न्यू एग्रीमेंट ही साइन होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी, इसलिए कंटिन्यूटी की कमी कह सकते हैं आप, पार्टनरशिप में रहती है, कंटिन्यू नहीं रह पाता बिजनेस। जैसे सोल प्रोप्राइटर का नहीं रह पाता था ना, ऐसे ही यहाँ पर भी कंटिन्यू नहीं रह पाता। वही बिजनेस नहीं माना जाएगा, वो न्यू एग्रीमेंट माना जाएगा। अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ होती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई उस पार्टनरशिप को छोड़ देता है वॉलेंटरीली, या फिर उसका रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट की पॉलिसी उनके यहाँ चल रही हो, तो कोई रिटायरमेंट ले ले कि भैया बस नमस्ते, अब हम काम नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि वो उस बिजनेस को आगे लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर एक पार्टनर खिसक गए तो इसका मतलब है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। ठीक है, न्यू एग्रीमेंट होगा तभी आगे वाले बिजनेसेस चल पाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर जो है वो काम कर पाते हैं। राइट, नेक्स्ट नंबर आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने काम करेंगे। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप, हाउ मेनी, 2, मिनिमम तो 2 ही हैं। राइट, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर्स जो माने गए हैं वो हैं 100। ठीक है, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, राइट, 100 है। ठीक है, एंड और एक रूल नंबर 10 यूज करती है, जो कंपनीज यूज करती हैं अब 2014 से, वो मैक्सिमम नंबर मानती हैं 15 का। मानती क्या है, होता है। ठीक है, वो कर सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग एक पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा होने पर प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होगी। वैसे तो 50 भी बहुत सारे होते हैं, 50 भी पूरी तरह से ऐसे काम नहीं कर पाते। तो ये काफ़ी तरीके हैं। अभी आप जब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे तो उसमें पार्टनरशिप पता चल जाएगा आपको कि कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव कितने होते हैं, और पर्दे के पीछे बैठ के कितने लोग काम कर रहे होते हैं, या सिर्फ पैसे लगा के सो जाते हैं घर, वो अलग बात है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स काम करते रहते हैं। राइट, नंबर ऑफ पार्टनर्स याद हो गया, किस किस ने कितना कहा। सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 में पार्टनर्स कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी 100। ठीक है, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एज पर द रूल 10 2014 में कंपनी रूल्स के अकॉर्डेंस पे वहां पर कितना माना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। राइट, 50 लोगों का ग्रुप वो काम करेगा। नेक्स्ट, एक और फीचर जो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी ही पार्टनरशिप है, और क्या कहें, इसमें कोई अलग अलग शब्द तो है नहीं है, यस और नो, कोई अलग है क्या, सिनोनिमस ही तो है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एजेंसी होना ही पार्टनरशिप है। जब तक दो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं होंगे तब वो पार्टनर्स हो ही नहीं सकते, यस और नो। अगर आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन को हाईलाइट करो अभी पीछे जाके दोबारा से, ठीक है, जिसमें ये क्लियर लिखा था कि इट्स अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द
पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन जो पॉलिसी काम करती है किसी भी ग्रुप में, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन ये पॉलिसी काम करती है, वही म्यूचुअल एजेंसी होती है। अगर इस पर काम कर रहे हैं, इसी पर चल रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं, तभी आप एक पार्टनरशिप बन पाते हैं। यस तो आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। यस means he or she may be an agent of other partners as he or she represents them and thereby binds them to his or her acts. Yes, and sometimes he or she is a principal as he or she too can be bound by the acts of other partners. इन शॉर्ट वन फॉर ऑल फॉर वन, एक सबके लिए सभी एक के लिए, ठीक है। वही एजेंट भी है, वही प्रिंसिपल भी है, राइट। एक टाइम पे वो रिप्रेजेंट करता है एज ए एजेंट, एक टाइम पे वो खुद प्रिंसिपल होता है और दूसरों के लिए दूसरों को एजेंट बनाता है। मतलब कि इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि वही वो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब एक दूसरे के लिए बराबर काम करेंगे। इज इट डन? क्योंकि जितना जितना वो एफर्ट्स देंगे अपना, उतना ही अच्छा वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो अपने रेशो पर डिवाइड करके वो उस बिजनेस को और एक्सटेंड कर सकते हैं। इज इट डन? ये थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। इसके बाद आप इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात करेंगे, ठीक है। मेरिट्स और डिमेरिट्स, और उसके बाद उसके काइंड्स आते हैं। तो अभी आप इतना कवर अप कीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।